हेलो एवरीवन, इट्स लेसन नंबर 7 या पार्ट 7। और अगर आप साइंस एंड टेक की मैकग्रा हिल वाली बुक लेके चल रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि अगर आप यूनिट नंबर 7 देख रहे होगे तो यूनिट नंबर 7 जो है वो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इट्स रिलेटेड राइट्स। इसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो नए अपडेट हुए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज़ इट इज़ हैं जो आपने मेरे साथ स्टार्टिंग में किया हुआ है। देखो, IPR में बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं इस लेक्चर में। ओके। और इसमें मेरे ख्याल से कुल 3 या 4 ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे मिले इस साल के लिए, जो आपको थोड़ा जानना होगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, ये 3 से 4 ही टॉपिक्स हैं। ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें आई थिंक 20-30 मिनट्स एनफ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज पार्ट में ही मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ। जहाँ की कुल 11 चैप्टर्स हैं जो साइंस एंड टेक में आपने देखा होगा। कुल 11 चैप्टर्स हैं जो आपको साइंस एंड टेक की मैकग्रा हिल वाली बुक में लिखी गई है। और इसी 11 चैप्टर्स में जो 7वां, मतलब चैप्टर मत बोलो, आप यूनिट्स बोलो। ओके, कुल 11 यूनिट्स, 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 6 टॉपिक्स मैंने पीछे के वीडियोस में कवर कर लिए हैं। इट्स अ 7th यूनिट जिसका नाम है IPR एंड इट्स रिलेटेड राइट्स। इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पुराने इश्यूज़ भी हैं, उनको भी हम देखेंगे, जो स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें कुछ नए अपडेट्स हुए हैं। PBBFRA जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या चेंज किया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास। और मेरे ख्याल से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर होती जा रही है। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, थोड़े वीडियोस लेट में भले ही आते हैं लेकिन वीडियोस आते हैं। ओके, उसके पीछे भी कारण क्या है मुझे लगता कि आप में से किसी को पता नहीं होगा। आप में से हर कोई जानता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल क्लासेस लेता हूँ। और यूट्यूब्स तो एज अ यूट्यूबर्स मैं हूँ नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्लासेस मैं इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे ताकि मेरे जो बच्चे हैं, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो मुझसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि रवि सर हर साल अपडेट्स देते हैं, कभी किसी जगह पे किसी अलग अलग फोरम पे जा जाकर मैंने क्लासेस दी हैं, और जब मैं उन फोरम्स पे नहीं होता हूँ तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लासेस देता हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लिटरली एक क्वालिटी कंटेंट के लिए और सीधे काम की बात, नो बकवास, क्योंकि यूट्यूब्स पे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चीज़ों के कंसेप्चुअल पार्ट्स को लेकर यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप, और आपके जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, है ना, ये सारे के सारे जुड़े रहिए। और काफ़ी हद तक इन वीडियोस को शेयर वगैरह कीजिए अगर आपको लगता है काम का है। नहीं तो फालतू में बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि वैसे भी साइंस एंड टेक को करंट अफेयर्स ही मानते हैं लोग, या कह लो कि साइंस एंड टेक जो स्टैटिक है वो कभी समझ आया नहीं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ही मानते हैं, तो ये कह लो कि फिर तो साल भर कुछ मत पढ़ो। लास्ट में 10-12 वीडियोस मेरे आते हैं करंट अफेयर्स के अपडेट्स वाले, वो कर लो। अगर आता है, नहीं आता तो छोड़ दो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास। फाइन। और मैं बहुत ज़्यादा कभी फोर्स करता नहीं आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि UPSC करने वाले स्टूडेंट्स कभी पढ़ने से नहीं डरते। और एक बात और बताऊं कि छोटे से ही दिमाग में सेट कर दिया जाता था कि भारत में सबसे टफेस्ट जो कंपटीशन है वो UPSC है। और UPSC अगर आप सोचते हैं तो पढ़ने से डरना नहीं है, क्योंकि UPSC के लिए बहुत पढ़ना होता है। और फिर आप वही काम कर रहे हैं कि आप 40 पन्ने और 50 पन्ने के नोट से आप UPSC को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट ईयर के किसी करंट अफेयर्स के मटेरियल से। ओके, अगर आप लेकिन ये मैच्योरिटी आपको अभी भी नहीं आ रही कि 40-50 पेज के नोट से अगर UPSC निकल जाता तो फिर सिर्फ आप ही का क्यों निकल जाता। भारत का इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, नंबर 1 का एग्ज़ाम ये माना जाता है, जो आपकी दुनिया छोड़ो, आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद रखती है। वो अगर 40-50 पेज के नोट से अगर निकल जाता तो फिर आप ही क्यों IAS बनते, सब बन जाते। लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, वो लास्ट में वही 40-50 पेज का नोट्स या यूट्यूब में कोई ये 100 क्वेश्चन जो बस यहीं से आने वाला है, जो अपनी ज़िंदगी तो नहीं बना पाते हैं, है ना, लेकिन आपकी ज़िंदगी 50 क्वेश्चन और ये 8 घंटे के मैराथन से करा देते हैं। लक्ष्मीकांत सर की किताब आपको 14 घंटे में, 18 घंटे में मिल जाती है। जिन लक्ष्मीकांत सर को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो मैकग्रा हिल में ही आथर भी हैं, मेरे साथी हैं, तो मैं उनको देखता हूँ, उनकी किताब लिखने में मुझको 6-7 साल लग जाता है, लेकिन आप 10 घंटे में लक्ष्मीकांत ख़त्म कर जाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, देखिए ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी इंट्रोडक्शन में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर, वही उनकी संख्या ज़्यादा है। और एक्चुअल में बताऊं तो समय के साथ साथ UPSC में जो कंपटीशन है वो कम होता जा रहा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि किताब पढ़ने वाली जनरेशन जो है वो बहुत कम हो गई है और नोट्स पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे भी बात की है। लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो की शुरुआत में आपसे बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लिटरली आप सेलेक्ट हों, क्योंकि आपके सिलेक्शन के पीछे दो उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण क्या मतलब, मैं अगर बोलूँ तो दो आशा है जो आपको देख रही है। वो आपके एक माँ है और एक पिताजी हैं। ठीक है, वो आपसे बड़ी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। और
आपके जो सपने हैं या उनके जो सपने जो आप पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो बेवकूफ़ मत बनाइएगा और इस एग्ज़ाम्स की गरिमा को बनाकर रखिएगा। इसमें बहुत पढ़ना होता है, बहुत कुछ समझना होता है और ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ थर्ड डिविजनर भी आईपीएस निकाल लेते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। सो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और बाकी तो हमारा आशीर्वाद है ही है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, शॉर्टकट मत कीजिएगा, शॉर्टकट में सिलेक्शंस नहीं होते हैं और यूट्यूब्स में वो वीडियोस ज़्यादा पॉपुलर होते हैं जहाँ पर ऐसे वीडियोस आते हैं 2 घंटे पढ़िए और यूपीएससी क्लियर कीजिए। मैंने आज तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी और आज मैं आईएएस बन गया, क्योंकि देखो यूट्यूब्स में जो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और जो लाइक्स हैं वही वीडियोज़ से होते हैं, ठीक है। तो वो उनको पता है कि एक्चुअल में नई जनरेशन क्या चाहती है। मुझे याद है कलाम साहब की स्टेटमेंट कि जो भारत है उस पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल दुनिया में किसी और के पास नहीं, वो यूथ की ऊर्जा। लेकिन यूथ की ऊर्जा आजकल ना वो ज़्यादा काम करने की जगह बहुत शॉर्टकट में है, ठीक है, जिस बारे में मैं एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी को लेके बात करूँगा, मैं किसी और सेक्टर्स में नहीं जाऊँगा। हर कोई बहुत जल्दीबाजी में है, ठीक है, और इसी चक्कर में वो नॉलेज लेने की जगह शॉर्टकट में चल रहा है। और आप ऐसे 90% से अधिक विद्यार्थी यूट्यूब्स पे आकर यही चीज़ ढूंढते हैं, कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई ऐसा अध्यापक मिल जाए जो ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो और निकल जाए। उसका तो कभी नहीं निकला, लेकिन आपका निकाल देता है वो, ठीक है। तो यही मैं कहता हूँ कि थोड़ा मैच्योरिटी रखो और आप देश बदलने जा रहे हो। अगर अभी भी आप मैच्योर नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनकर पूरे अपने शहर को कैसे संभालोगे। वो बहुत ही मैच्योर व्यक्ति होता है जो आईएएस आईपीएस बनता है और उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी करने के लिए आप में सबसे बड़ी चीज़ होती है मैच्योरिटी। तो बी मैच्योर एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और वो जो आपके माँ बाप हैं, जिनके सपने हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप इन चीज़ों को नहीं पूरा करते हैं तो आपसे ज़्यादा दुखी वो होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी मत कीजिए, ठीक से सब्जेक्ट पढ़िए। यूपीएससी बहुत खूबसूरत नौकरी आपको देता है और बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। सो चलिए इसी आशा के साथ कि सब अच्छा होने वाला है और बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे इस बार भी मुझे रिजल्ट्स देने वाले हैं। सो मैराथन पार्ट 7। और थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में आपको कुछ लोगों को लगे मैंने फ़िलासफ़ी की है, क्योंकि यूट्यूब में फ़िलासफ़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और वो आज की जनरेशन सुनना ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ इन वीडियोज़ में मैं सीधा कंटेंट पर ही बात करूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ामिनेशन का टाइम है। सो शायद एक विद्यार्थी को भी मेरी बात समझ में आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट 7। और टॉपिक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, आईपीआर और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ शेयर किए जाते हैं और ख़ासतौर से मैं ऊपर वाले चैनल को ही बोलूँगा, आप यहाँ पर कनेक्टेड रहें। मेरा अपना पर्सनल चैनल है और यहाँ पर आपको टेलीग्राम के साथ बहुत सारे अपडेट्स भी समय के साथ दिए जाते हैं। और मेरा 2 ही विषय है, साइंस एंड एनवायरनमेंट। और हाँ, आगे भविष्य में आपको यूट्यूब पर एनसीईआरटी की क्लासेस भी इंग्लिश और बाइलिंगुअल भाषा में आपको दे दी जाएंगी, जहाँ पर आप सारी एनसीईआरटी की तैयारी यूट्यूब्स पर कर सकते हैं। और पहला जो अपडेशन होगा वो 6 से लेकर और 10 तक की एनसीईआरटी को मैंने सोचा है, जो साइंस की एनसीईआरटी आपको दे दूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में एनसीईआरटी में पढ़ना क्या होता है। तो वो आपको मिल जाएगा और उसकी आप तैयारी आसानी से कर लेंगे। सो ये वो चैनल है जहाँ पर आपको ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा और आगे के भविष्य के भी अपडेट्स यहीं पर होते हैं। ये मेन चैनल है, यहीं पर आप जुड़ना। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब्स पर भी मैं आपको अवेलेबल हूँ। यूट्यूब्स पर तो आप फिलहाल क्लासेस देख ही रहे, डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेस पूर्वांचल आईएएस। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखते हैं इस टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या नई नई चीज़ें अपडेट्स होती हैं। यूनिट 7 मैकग्रा-हिल की किताब है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इट्स रिलेटेड राइट से जुड़ी हुई चीज़ें। देखो एक्चुअल में यहाँ 3 टर्म आते हैं, इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टी और राइट्स। पहले थोड़ी सी बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता क्या है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स का मतलब होता क्या, तो 3 टर्म आते हैं, इंटेलेक्चुअल, प्रॉपर्टी और राइट्स। इंटेलेक्चुअल टर्म एक्चुअल में ये ब्रेन के बारे में बताता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल टर्म क्या बताता है, आपके ब्रेन के बारे में बताता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल टर्म बताता है आपके ब्रेन के बारे में, गॉट इट। प्रॉपर्टी जो होती है एक तरह की एसेट होती है, ठीक है, जो आप क्रिएट करते हैं, जो आपका अपना होता है। और राइट्स तो खुद ही बता रहा है, आपका एक प्रोटेक्शन है, आपका एक राइट्स है, यानी आपके ब्रेन ने जो क्रिएट किया, यानी योर ब्रेन क्रिएटिवनेस,
ठीक है, आपकी ब्रेन की जो क्रिएटिविटी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं ब्रेन ही नहीं बोलूँगा, हो सकता है किसी इंडस्ट्री ने कुछ पैसे भी इन्वेस्ट किए हो, गॉट इट, यानी एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नॉट ओनली द ब्रेन वर्क, इवन अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो जो ब्रेन वर्क है और जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन दोनों की चीज़ें, यानी योर ब्रेन क्रिएटिविटी जो आपकी एक एसेट है, जो आपने पूरी ज़िंदगी किसी रिसर्च को करने में लगा दिया और अंत में जाके आपने उसे अचीव किया, तो आपकी जो ऊर्जा जो लगी है उस पर आपको एक प्रोटेक्शन, आपको एक राइट देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। या फिर दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लो रनबैक्स की कंपनी है, उसने 200 करोड़ रुपए लगाकर एड्स की वैक्सीन बनाई, और वो एड्स की वैक्सीन मार्केट में आने के बाद उसकी कोई पायरेटेड कर रहा है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने 10 साल दिए, उस कंपनी ने सैकड़ों एम्प्लॉइज़ रखे, सैकड़ों साइंटिस्ट रखे, लैब बनाया, 200 करोड़ रुपए खर्च किया, और अंत में जाकर एक मेडिसिन बनाया जो उसका एक एसेट है उसकी कंपनी का। तो उस कंपनी को उसका एक राइट मिलना चाहिए, उस तरह का एक पेटेंट राइट जो होता है, जैसे कंपनी फलती फूलती रहे, उसका जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो मिलना चाहिए, उसके अलावा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसी सब को देखते हुए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मददगार सिद्ध होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर अगर आप देखें तो एक ब्रेन वर्क है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत फ़ायदे होते हैं इससे, रिसर्च डेवलपमेंट लगातार बना रहता है, इकोनॉमिकल लॉस नहीं होता किसी कंपनी को, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा आप देखो तो पॉजिटिविटी मिलती है कि ठीक है मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे पे करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ही देता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, इंडस्ट्री ग्रो करती है, ठीक है। इसके अलावा अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन से डिसिप्लिन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कॉपी राइट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, पेटेंट आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है, गॉट इट, ट्रेड सीक्रेट आता है, ट्रेड ड्रेस आता है, प्लांट वेराइटीज़ आते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिलहाल ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। क्लास में तो मैं आपको सारे ही पढ़ाता हूँ, पर ये 3 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉपीराइट एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट होता है, जनरली आपको लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो कोई एक्टर है, उसकी जो मूवीज़ आती है, मान लो कोई गाना है जो लता मंगेशकर जी गा रही हैं, तो उनके गाने का अपना एक कॉपीराइट होता है। जैसे रवि अग्रवाल सर हैं, एक है ना साइंस सर, एक पढ़ाते हैं, उनकी किताब आती है तो उनका अपना एक कॉपीराइट होता है, ठीक है। तो उनकी साइंस टेक एनवायरमेंट की किताब की कॉपीराइट होती है। तो ये कॉपीराइट्स एक्चुअल में इन कामों के लिए ज़्यादा। ट्रेडमार्क जैसे मान लो कोई लोगो, कोई सिंबल है ना, कोई सिग्नेचर, जैसे आप मैकडी का ही देख लो, ठीक है, वो एक ट्रेडमार्क होता है। उसका भी जो आप ट्रेडमार्क ले लेते हो पूरी दुनिया में वही जाना जाता है, और आप ही सिर्फ उस चीज़ को पूरी दुनिया में ट्रेडमार्क ले सकते हैं अगर वो कंट्री मैड्रिड प्रोटोकॉल का मेंबर होती है ना, मैड्रिड प्रोटोकॉल का मेंबर होती है। मैड्रिड प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके अंदर जो कंट्री रजिस्टर करती है, इसको अपनाती है, उसका कोई भी ट्रेडमार्क पूरी दुनिया में कोई और यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी यूज़ कर सकती है। भारत भी मैड्रिड प्रोटोकॉल का मेंबर है। पेटेंट जनरली इंडस्ट्रियल वैल्यू के लिए होता है और किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस के लिए होता है। किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी फर्म को भी मिल सकता है। यहाँ पर एक मेन टर्म आता है, उसको हम कहते हैं लीगल मोनोपोली। ये एक तरह का लीगल मोनोपोली है, ठीक है, ये एक तरह का लीगल मोनोपोली है। तो पेटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए लीगल मोनोपोली जैसे शब्द का यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब आप कॉपीराइट को डिस्क्राइब करते हैं तो कॉपीराइट के लिए आप एक टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स। इवन मैं एक बात बताऊँ, एक स्टूडेंट था मेरे पास 2-3 साल पहले, वो एक क्वेश्चन लेकर आया, गॉट इट, एक क्वेश्चन लेकर आया। अब कोचिंग बहुत सारे हैं और इनके टेस्ट पेपर्स आते हैं, और बहुत बड़ा एक थीम लिखा हुआ था, बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत लंबा सा एक थीम लिखा हुआ था। अब उसमें वो बच्चा कंफ्यूज ये कर रहा था कि सर ये है क्या, ठीक है, ये कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, या पेटेंट है, या कुछ और है। मैंने उसको ऐसे घेर दिया सिर्फ ये एक्सक्लूसिव राइट। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ, क्लास में जब मैंने कॉपीराइट पढ़ाई थी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? उसने बोला सर आपने बोला था एक्सक्लूसिव राइट है, और आपने 3 एग्जाम्पल लिए थे, रजनीकांत साहब की, उनकी जो मूवी आती है, लता मंगेशकर जी जिनके गाने वाने बनते हैं, और रवि अग्रवाल सर जिनकी ना एक साइंस टेक एनवायरमेंट की किताब आती है। तो मैंने कहा तो ये बताओ, अगर तुम्हारे स्टेटेंट ने एक्सक्लूसिव राइट लिखा है तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप कॉपीराइट को जानना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट से बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? अगर आप पेटेंट को समझना चाहते हैं तो लीगल मोनोपोली से अच्छा क्या होता है? ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इनको डिस्क्राइब। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन तो आपके मेंस में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट आपके मेंस में भी आया हुआ है। मेरे ख्याल से 2017-18 के आसपास मेंस का पेपर देखोगे तो मैं आपको कराऊंगा। जब मैं क्लास कराता हूँ तो क्लास में क्वेश्चन आपको शेयर भी करता हूँ पहले दिन, जो पीडीएफ होता है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर बताता हूँ। तो दिस इज़ द 2017-2018, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बात करेंगे, अभी के लिए नहीं, है ना। लेकिन हाँ, यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में मेंस में भी आ चुका है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक से जुड़ा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
और जो क्रिएटर है और जो यूज़र है उसके बीच एक इंटरेस्ट भी बना रहता है। अगर आईफोन 15 है, आईफोन 16 है, तो भैया नया वाला आईफोन में क्या आने वाला है, ठीक है। ये कंपनी भी इंटरेस्ट बना के रखती है, कुछ नया लाएंगे। और जो यूज़र्स हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको भी रहता है ठीक है अगला क्या आने वाला है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो दोनों के बीच में एक इंटरेस्ट पार्ट है जो लगातार बना रहता है। गॉट इट। यहाँ पर देखो एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कपिला। कपिला इज द इंपॉर्टेंट वन, और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखिएगा, ठीक है। एक तरह की लिटरेसी है आईपीआर को लेकर जो भारत सरकार जनरली लाई है और लॉन्च की है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ कंपेन जिसका नाम कपिला है। कपिला का पूरा नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कंपेन, ठीक है। तो नेम इटसेल्फ डिफाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लिटरेसी वगैरह को जोकर है, जहाँ पर पेटेंट लिटरेसी वगैरह के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो कपिला, काइंडली रिमेंबर इट गाइस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नाम आता है कि कपिला जो है वो न्यूज़ में रहा है, किस चीज़ से जुड़ा है, तो आईपीआर लिटरेसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है जो भारत सरकार लेकर आई है, ठीक है। एक तरह से लिटरेसी है, अवेयरनेस है, जो आईपीआर को लेकर लोगों को और ज़्यादा जागरूक करना है। देखो इस बार न्यूज़ में रहा है कि मेडिकल पेटेंट पूल एग्रीमेंट फॉर ल्यूकेमिया, और ये पेटेंट पूल का जो कंसेप्ट है ये एक्चुअल में यूएन का है, ठीक है। बात करेंगे धीरे धीरे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। फिलहाल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया भी है उसके अंदर भी, और इसमें जो नंबर ऑफ WBC होते हैं वो एब्रोटली इंक्रीज़ कर जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन में लगभग अगर WBC की बात करें तो 5000 से लेके 12000 के आसपास, ओके, 5000 से लगभग 12,000 पर मिलीमीटर क्यूब के आसपास ये नंबर ऑफ WBC होता है, ठीक है। पर इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ये लगभग मैं बता रहा हूँ, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये मैन और वीमेन दोनों के केस में, ठीक है। और यही WBC की संख्या नॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो केस जो बनता है बच्चा वो बनता है ब्लड कैंसर का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पेटेंट पूल एग्रीमेंट है जो साइन किया गया, और यहाँ पर कुछ इंडियन कंपनीज़ के साथ साइन किया गया। वो 3 कंपनियाँ हैं कि वो जो ये जो बीमारी है ना, ये जो बीमारी है इसके अगेंस्ट में जेनरिक मेडिसिन बना सकती हैं। अब छोटा सा एक कंसिडर जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। देखो ऐसा होता है, एक तो टर्म आता है ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। ब्रांडेड मेडिसिन मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, अब तो आप यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का बच्चा तो ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन अच्छी तरह समझता है। एक्चुअल में जो कंपनियां जो मेडिसिन बनाती हैं वो उसमें काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, काफ़ी पैसा खर्च करती हैं, काफ़ी वैज्ञानिक उनके साथ लगता है और काफ़ी समय लगता है ना। काफ़ी एक्सपेंडिचर भी होता है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, उसमें काफ़ी समय भी लगता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद उनको एक राइट मिल जाता है, उसको कहते हैं एक पेटेंट राइट मिल जाता है। वो पेटेंट राइट एक निश्चित समय के लिए होता है, तो उसका जो नाम होता है, उसका जो दाम होता है, प्राइस, मार्केट प्राइस, वो सब कुछ यही डिसाइड करते हैं उस समय तक के लिए। और जब उनका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो जो लोकल कंपनियां होती हैं, जैसे भारत के अंदर हमारे जो अपने लोकल कंपनियां हैं, वो उन्हीं कंपनियों के सॉल्ट को, उन्हीं मेडिसिन के सॉल्ट को लेकर यूज़ करते हैं, बट सम अदर मेडिसिन नेम है ना, उस मेडिसिन का नाम कुछ अलग रखते हैं और वो मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन कहलाते हैं, ठीक है। यानी जेनरिक मेडिसिन पेटेंट राइट खत्म होने के बाद उस तरह के सॉल्ट को यूज़ करके जेनरिक मेडिसिन बनाए जाते हैं। जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते होते हैं, और आपने देखा होगा जन औषधि करके आउटलेट होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की हर जगह फ़ोटो लगी होगी, है ना। जन औषधि करके देखा होगा, ठीक है, जन औषधि। ये जन औषधि जो है एक्चुअल में वो वही आउटलेट है, वही दुकानें हैं, आप मेडिकल शॉप कह सकते हो, जहाँ पर यही दवाएं आपको दी जाती हैं। लिखा होता है कि 10% से लेके 90% तक यहाँ मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी सस्ता होता है। तो यही कंसेप्ट है। तो ये बात हो रही है कि ठीक है, ल्यूकेमिया की बीमारी से अगेंस्ट में जो कंपनी है जो मेडिसिन बना रही है यूएन की छत्र छाया के अंदर, है ना, क्योंकि यूएन ही प्रोटेक्ट करता है, इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं। तो कंपनियां उनका जेनरिक, और ये क्यों लाई जा रही है, जो मिडिल क्लास की कंपनी, जो कंट्रीज़ हैं या जो लोअर मिडिल क्लास में है या पुअर कंट्रीज़ में आते हैं, उनको उस तरह की बेनिफिट देने के लिए भाई जान माल की सुरक्षा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की अगर बीमारियाँ हैं तो ठीक है, प्रोटेक्शन आर्टिकल सेक्शन 3D है ना, 3D करके एक सेक्शन रहा है, मुझे याद है, जो मैंने स्टैटिक में भी आपको पढ़ाया था, अरुण जेटली साहब के टाइम में, जो भारत ने भी एक जेनरिक मेडिसिन बनाया था, सेक्शन 3D था आई थिंक, है ना। आप देखना एक बार, देखना, मैंने किताब में भी लिखा हुआ है, जिसमें कुछ कैंसर जो थे इंडिया में बड़े कॉमन थे, तो उसका जेनरिक बिना किसी पेटेंट ओनर के परमिशन के ही हमने बनाने शुरू किए थे। तो अमेरिका ने भी काफ़ी उस समय गर्मा गर्मी हुई थी, ठीक है। और अरुण जेटली साहब बड़े नेक दिल के आदमी थे, उन्होंने वही, जिनकी मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ, वही भारत में ब्लॉकचेन लेने की बात भी कर रहे थे।
उसी ड्यूरेशन की बात है। सेक्शन 3D वगैरह को हमने एंजॉय किया था, तो कभी कभी बट भारत ने एक ही बार ये काम किया है, ठीक है। आइए ये इशू देखते हैं क्या है ये वाला। मेडिसिन पेटेंट पूल, MPP की बात कर रहे हैं, एक UN एंडोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मैं देखो UN एंडोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब लाइसेंस एग्रीमेंट विद द 3 इंडियन कंपनीज़ के साथ हुआ है, और ख़ासतौर से इसलिए हुआ है कि जो एसेसिबिलिटी है और एफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, कुछ मेडिसिन को लेकर स्पेशली कैंसर ड्रग्स के हिसाब से, ठीक है, वो आसानी से लोगों को मिल सके। अब कौन सी दवा है, कौन सी कंपनी है, तो यहाँ देखो लिखा है जेनरिक वर्जन ऑफ नवर्तीज कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग, है ना, निलोथिनिब, ठीक है। ये वो कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है निलोथिनिब, इसी के जेनरिक बनने की बात हुई है, ठीक है। तो ये इसकी परमिशंस हैं जो सब लाइसेंस एग्रीमेंट हुए इंडियन कंपनी के साथ, 3 इंडियन कंपनी के साथ। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है कि 44 टेरिटरीज है ना। अब ये देखो अंतिम है, ये लाइसेंस क्यों दिया गया, कहानी तो आपको समझ में आ ही चुकी है। 7 मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं और 44 टेरिटरीज हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। एनेबलिंग द सप्लाई ऑफ जनरिक नियोकिनिब वर्जन, है ना, इसी का जनरिक मेडिसिन है जो इन देशों में देने की बात हो रही है, ठीक है, लोकल रेगुलेटरी अप्रूवल के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके जनरिक मेडिसिन बनाए जाएंगे। अब एक्चुअल में मेडिसिन पूल है क्या, ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। मेडिसिन पेटेंट पूल UN की एक सपोर्टेड पब्लिक एंटिटी है, ठीक है, मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है। खासतौर से लाइफ सेविंग मेडिसिन वगैरह की जो सुविधाएं होता है वो पहुंचाता है जो पुअर या लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ तक। इसकी स्थापना 2010 में की गई है, 2010 में गई। उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में भी है, ठीक है, सॉरी यहीं पर ही है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, MPP जो होगा वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, है ना, सिविल सोसाइटीज़, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़, पेटेंट ग्रुप्स, ठीक है, इन सब के साथ मिलकर काम करता है, ख़ास तौर से जनरिक मेडिसिन वगैरह बनाने की बात करता है, ठीक है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उसका, इसीलिए मैं शुरुआत में थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि इन चीज़ों को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। MPP जो है, MPP वो काफ़ी चीज़ों के लिए काम कर चुका है, नॉट ओनली फॉर द अगेंस्ट द इन द केस ऑफ कैंसर ल्यूकेमिया के केस में। MPP के बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं 12 पेटेंट होल्डर के साथ, ठीक है। सिर्फ एक इसी कंपनी के साथ नहीं, इसके अलावा HIV के लिए, हेपेटाइटिस C को लेकर, है ना, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट को लेकर, यहाँ तक कि COVID-19 के ट्रीटमेंट को भी लेकर ये चीज़ें की गई हैं। अब बात होती है जो ल्यूकेमिया है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। देखो वो क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया जो होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया मैंने आपको बोला कई तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैंसर अफेक्टिंग ब्लड सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में बोन मैरो वगैरह, बोन मैरो इसलिए यहाँ पे इफेक्टिव होता है क्योंकि ये वैसे फ़िलहाल पुराने ज़माने में बायोलॉजी वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वहाँ पर ये पूछा जाता था कि भाई हमारे बॉडी का जो ब्लड सेल्स होते हैं कौन बनाते हैं, तो बोन मैरो ही बनाते हैं, बोन मैरो। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम भ्रूण होते हैं, माँ की बॉडी के अंदर होते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड होता है वो एक्चुअल में लीवर बनाता है। लेकिन जब बाई बर्थ हो जाता है तो बाई बर्थ के बाद टिल डेथ तक आपका जो ब्लड वगैरह होता है बोन मैरो ही बनाता है। तो बोन मैरो ही है जो WBC भी बनाता है, और WBC का नंबर एबनॉर्मल हो जाने पे क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोन मैरो और इस तरह के जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उन चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है, इस तरह की दवाइयाँ ज़रूरी होती हैं, ठीक है। बहुत तरह के फ़िलहाल ल्यूकेमिया है, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें ल्यूकेमिया को लेकर तो ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशंस होते हैं, और वैसे भी कैंसर में होता क्या है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन्स। तो अनकंट्रोल अगर सेल के नंबर बढ़ने लगते हैं तो एक तरह का प्रोलिफरेशन है, और किस सेल को लेकर होता है तो WBC को लेकर होता है। प्रोग्रेशंस देखें तो क्रॉनिक फेजेस वगैरह में CML टिपिकली एडवांसेस ग्रेजुअली एंड इज ऑफन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द क्रॉनिक फेजेस, ठीक है। तो आसानी से इसको प्रोग्रेशन इसकी ज़रूरत है नहीं। डायग्नोसिस वगैरह में CML टिपिकली इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड टेस्ट एंड द बोन मैरो एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो बोन मैरो को टेस्ट वगैरह करके ही पता चलता है, ठीक है, कि पर्सन इज सफरिंग विद द ल्यूकेमिया और नॉट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेप्सिको का केस है, जो पेप्सिको पेटेंट रिवॉल्यूशन फॉर द पोटैटो वेराइटीज़। एक्चुअल में ये चीज़ कोई नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है, और लेकिन ये इशू हर साल गर्म रहता है ना, मतलब हॉट केक है। और किस्मत देखो UPSC ने अभी तक ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, तो ये वैसे भी कोई करंट अफेयर्स की चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके जो कुछ वर्डिक्ट हैं, कुछ कोर्ट्स के डिसीज़न आए हैं,
उनको हम थोड़ा रिसेंट में ले सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा गुजरात के फार्मर्स वगैरह को देखो लेकर काफ़ी रहा है। असल में कुछ एक पोटैटो की स्पेशल वैरायटी होती है जो मैं आपको भी बताऊंगा, एफएल करके है। और वो जो वैरायटी है उसको जो पेप्सिको की जो कंपनी है, न्यूयॉर्क की कंपनी है, ये उस स्पेसिफिक पोटैटो की वैरायटीज़ का पेटेंट राइट लेते हैं, ठीक है, और भारत में, और कहते हैं ये हमारा है। और इस जगह पर ये पोटैटो जो होगा वो हमारे जो गुजरात के दोस्त जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो लोग ही करेंगे। और वो लोग इन पोटैटो वगैरह का राइट है किसी और को नहीं दे सकते हैं या किसी और चीज़ का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। तो फार्मर भी इस तरह का बाध्य हो जाते हैं। शुरुआत में तो चलो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, पर बाद में किसानों को लगा नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं। अच्छा, फार्मर भी जो है वो देखो पुअर होते हैं, ठीक है, काफ़ी गरीब होते हैं भारत के। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो अन्नदाता है देश में वही सबसे गरीब है ना। चलिए फिलहाल उस पर बात नहीं करते हैं, अब वो सारा केस आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये जो वैरायटी है वो ये कहते हैं कि हमारा है पेटेंट और ये चीज़ें हैं, ये ठीक है, ये अमेरिका में ही डेवलप हुआ है ये वैरायटी। लेकिन ये चीज़ यहीं पर ग्रो नहीं होती, कनाडा वनाडा बहुत सारी और जगहें हैं जहाँ पे ग्रो होती है। तो बड़ा सारा मतलब बहुत सारे इसमें प्लस माइनस हैं, बड़े डिबेटेबल इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं इसको शांति से इसको निपटाने की कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूपीएससी। बहुत ज़्यादा इसमें देखो तो 1-1.5 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है, पर इतनी ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपके प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ ही चीज़ें। एक तो देखो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा सीधा जो डिसीज़न दिया है, एक अथॉरिटी है भारत में जो सेटअप की गई है फार्मर्स के राइट्स वगैरह को या इंपॉर्टेंट जो प्लांट वेराइटीज़ वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, PPVFRA, PPVFRA। अगेन आई रिपीट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। थोड़ा देखना, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक्चुअल में पेप्सिको जो कंपनी है, ठीक है, इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बात करता है। पोटैटो की एक वैरायटी, उसका नाम है FL 2027, FL 2027। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके पेपर के लिए PPVFRA भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गॉट इट। अब ये FL 2027 है क्या? देखो, ये एक अमेरिका का एक शख्स है जिसने उसको डेवलप किया है, रॉबर्ट W हुप्स, है ना। फ्रिटोले एग्रीकल्चर रिसर्च है कोई USA में, उसी ने इसको डेवलप किया है। और ये जो FL 2027 है, ये अपने आप में बड़ी खासियत रखता है चिप्स वगैरह बनाने के लिए। इसके पीछे कारण है, इसमें हाई ड्राई मैटर होता है तो जल्दी ये ख़राब नहीं होता पैकेट के अंदर। लो शुगर कंटेंट है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता पैकेट के अंदर। और साथ ही साथ इसमें मॉइस्चर वगैरह भी ये कम रिटेन करता है, ठीक है, तो नमी वगैरह नहीं होता, तो चिप्स जो होता है वो पैकेट के अंदर काफ़ी हद तक सुरक्षित होता है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी FL 2027 के अंदर है, तो भैया इसको पेप्सिको कंपनी, इसका हेडक्वार्टर शायद मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद न्यूयॉर्क में ही है, ये उसका पेटेंट लेता है भारत में। देखिएगा, अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। और ये चीज़ 2016 में ही देखो तो PPVFRA ने इसका परमिशन दे भी दिया था, ठीक है। इस केस को सुनना, फिर आगे चलकर बाद में हाई कोर्ट ने इस चीज़ को जो रिजेक्ट किया है उसके भी बारे में न्यूज़ करेंगे। मैंने भी बोला ये चीज़ है वो नई नहीं है, ये चीज़ पुरानी है, पीछे से चली आ रही है। PepsiCo India holding the receiver certificate of registration of FL 2027 as an extant variety from PPVFRA on February 1, 2016, ठीक है, मिल गया। और ये बोला कि आगे कुछ समय के लिए जो मिला है उसके अलावा इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है आगे भविष्य में 15 सालों के लिए भी, ठीक है। अब सुनिए, PepsiCo attempt to register FL 2027 as a new variety was rejected due to failure to meet novelty criteria, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेप्सिको इसके पेटेंट की बात करता था, आगे चलकर हाई कोर्ट ने इस चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और जो इन्होंने जो गुजरात के फार्मर वगैरह के साथ जो डील किया था, जहाँ पर गुजरात के फार्मर्स को जिस रेट में डील किया गया था, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस में देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो प्राइजेस कम हो गई तो फार्मर को फ़ायदा हो गया, अगर प्राइसेस ज़्यादा हो गई तो फार्मर को नुकसान हो गया। अगर फार्मर पूरी तरह से इनके लिए बाध्य हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, अब फार्मर को सिर्फ और सिर्फ यही पोटैटो लगाना है। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा फार्मर उन एरियाज़ में कोई और कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं। और लेकिन अब एक बात बताओ, जो लैंड जिसका है, जिसके साथ चीज़ें हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर पाना इज़ नॉट ईजी। लेकिन यहाँ भी देखो कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, रीजंस फॉर रिवोकेशंस क्या है भाई। PPVRA revoked the protection in December 2021 and rejected the PepsiCo's renewal application in February 2022, ठीक है। इनका पेप्सिको का रिन्यूअल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, यानी फर्दर अब जो गुजरात के किसान हैं जनरली जहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो हुआ है, अब वो बाध्य नहीं है, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फॉलो देम।
ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा देखेगा, है ना, इसे मैंने थोड़ा रेड कलर से कर दिया, दिस इंपॉर्टेंट वन। द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन द पेप्सिकोज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देते रिगार्डिंग द वेराइटीज़। फर्स्ट कॉमर्शलाइजेशन डेट जो इन्होंने बोला वो गलत दिया था, और दूसरा इट्स मिस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, इनका अपना रजिस्ट्रेशन है, इनका अपना प्रोटेक्शन है, इनका अपना पेटेंट राइट है, ये सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई थी वो सारा का सारा गलत बताया था। तो इस बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं, और ये काफ़ी हद तक PPVFRA का डिसीज़न है, जिसके डिसीजन के बेसिस पर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी चीज़ें रिजेक्ट की हैं, या कह लो इनके जो रिपोर्ट आते हैं इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही ये जो PPVFRA है, ये इंडिया में ख़ास तौर से जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं या स्पेसिफिक कोई वैरायटी होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य करता है। अब बात करेंगे PPVFRA क्या है। अगेन आई रिपीट, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशंस। याद रखिएगा, ये कब आएगा मुझे पता नहीं है, पर ये आएगा ज़रूर, ठीक है। पर्पस यही है PPVFRA का कि देखो, ये वैसे तो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज ऑन फार्मर राइट्स एक्ट 2001 के तत्वाधान के अंदर लाया गया, ठीक है। इसका पूरा का पूरा काम है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स। फिलहाल ये चीज़ आपको बार बार मैं पहले से भी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह जो है प्लांट वेराइटीज़ को वो ग्रांट करे, उसको प्रॉपर एग्जामिन करे, उसको सर्टिफाई करे, उसका रजिस्ट्रेशन करे, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं, जो इंडियन वेराइटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हों, ठीक है। सो इसके अलावा प्लांट वेराइटीज रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन वगैरह के लिए तो काम कर ही रहा है। तो प्लांट ब्रीडर्स आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है भाई। प्लांट ब्रीडर्स क्या होते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, कभी कभी नई नस्लें बनाने में, पौधों में जेनेटिकली मॉडिफाई करने में, हैबिटेशंस करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अगर देश में और हमारे तरह के पौधे हमारे देश में लगाए जा रहे हैं, उनका कल्टीवेशन हो रहा है, तो वह हमारे कंट्रोल के अंदर हो, ना कि कोई इंटरनेशनल बॉडी के अंतर्गत। इस साल अगर हम देखें तो GI टैक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं, और पिछली बार आपको बताऊं तो एक GI पर एक क्वेश्चन 2015 में UPSC ने पूछा। फिलहाल बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था। UPSC ने पूछा इनमें से कौन कौन सा है जो भारत का AI है, गॉट इट, इनमें से कौन कौन सा है भारत का जो AI है। तो मुझे लगा कि मतलब GI वगैरह के बारे में बच्चों को हर साल अपडेट कर देना चाहिए, जो मेरे प्यारे प्यारे से विद्यार्थीगण हैं, ठीक है। तो भारत में इनमें से कौन कौन से आई हैं, तो मुझे याद है उसमें एक तो उन्होंने वाराणसी साड़ी बोला था, वाराणसी साड़ी बोला था, गॉट इट, एक तो साड़ी बोला था। दूसरा उन्होंने उसमें बोला था तिरुपति के लड्डू, गॉट इट, तिरुपति के लड्डू उन्होंने ऑप्शंस में दिए थे, तिरुपति के लड्डू। और तीसरा उन्होंने ऑप्शंस दिया था दैट इज़ अ दाल बाटी चूरमा, जो मेरे राजस्थान के विद्यार्थी हैं, ठीक है, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, भाती या बाटी डोंट माइंड, है ना, बाटी चूरमा, गुस्सा ना करना इस टॉपिक में। इनमें से कौन कौन सा है, तो फिलहाल उस समय जो ऑप्शंस में थे वाराणसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू जो थे, दैट वाज अ राइट आंसर। वो दाल बाटी चूरमा देखो, फिलहाल मैं भी खाया हूँ, अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बड़ा अलग ही टेस्ट होता है, और एक अलग ही मतलब मेरे को याद है मैं जब राजस्थान जाता हूँ, अभी भी जयपुर वगैरह में क्लास लेने, तो वहाँ के कई बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं, वो घर से बनाकर और वो पूरा देसी घी में वो डिप करके लाते हैं, ठीक है। मतलब अब छोड़ देते हैं यार खाने पीने की बातें, है ना, सीधे काम की बात करते हैं, और खाने वाने की बातें आ जाती हैं तो रवि सर भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखो GI में ऐसे कौन कौन से रिसेंट अपडेट्स हैं जो नए अपडेट्स रहे हैं, उनमें बात करते हैं। बुरा मत मानना, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब टेक्निकल नहीं, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स होगा, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। सो रिसेंटली मोर देन 17 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस रीजन इंक्लूड उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो आपके सामने है। GI टैग जो उड़ीसा में है तो काबदा गंदा सॉल है एक, ठीक है, जो वहाँ के एक स्पेशल ट्राइबल ग्रुप है, डोंगरिया कौंद ट्राइब्स और पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना, जो वहाँ का है। नियामिंगिरी हिल्स, है ना, जो उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये उनका अपना एक शॉल है, काबदा गांदा शॉल, ठीक है, वन पार्ट। सेकेंड वन इज़ अ लांजिया साउरा पेंटिंग है, गॉट इट, ये इन्हीं ट्राइब्स का है ना, इन्हीं का है। लांजिया साउरा कम्युनिटी, ये भी एक तरह से पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, जो उड़ीसा में रहता है, सेम रायगढ़ वगैरह एरिया में, ठीक है। इनके द्वारा की गई एक पेंटिंग है जो लाई गई। कोरापुट काला जीरा राइस, जिसे हम प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी जानते हैं, इसमें थोड़ी खुशबू और टेस्ट और टेक्सचर्स और कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरापुट रीजन में ही है, और एक ऐसा कहते हैं लगभग 1000 साल से ये न्यूज़ में रहा है इन एरियाज़ में। तो इन चीज़ों को GI दिया गया भारत में।
सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। सिमलीपाल उड़ीसा, रेड वेवर एंड्स है, ठीक है, उन्हीं से बनाया जाता क्या है, इट्स वेरी डिलीशियस। और ख़ासतौर से फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा जो मयूर भांज डिस्ट्रिक्ट है ना, वो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा नयागढ़ कांति मुंडी ब्रिंजल, ये भी है। प्रिकली थॉर्न्स ऑन द स्टेम्स एंड रेजिस्टेंस टू द मेजर इंसेक्ट्स, ठीक है, तो कीड़े वीड़े इनको नहीं खाते हैं, ठीक है, कुछ अलग ही टाइप का है ये भी। इसके अलावा उड़ीसा खजूरी गुड़ा, ठीक है, एक जैगरी है, गुड़ा मतलब गुड़ है एक तरह का, इंग्लिश में आप इसे जैगरी कहते हैं, जो डेट पाम ट्रीज से निकाला जाता है। और उड़ीसा में गजपति डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट है, यानी वहाँ का ये एक तरह का जीआई है। जीआई एक बार फिर बात करेंगे क्या होता है। धेनकानल मागजी, ये एक स्वीट है जो बफेलो मिल्क के चीज़ वगैरह से बनाया जाता है, जो अपने डिस्टिंग्स है उसका अपीयरेंस, टेस्ट और फ्लेवर। इसके अलावा उसका शेप और साइज़ भी बड़ा मैटर करता है। भाई मैंने कभी देखा नहीं है, और विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, पहले तो मैं भुवनेश्वर आता था किसी कोचिंग के लिए, पर अब मैं जाना बंद कर चुका हूँ। नहीं तो बिल्कुल मैं सारी चीज़ें ट्राई करता एक बार, और बच्चों से मैं कहता भाई ये चीज़ें एक बार दिखा दो या टेस्ट तो कराई दो, ठीक है, कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, कम से कम उन्हीं चीज़ों को देख लें। ये जो नए अपडेट्स हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पर कम है, और उड़ीसा में काफ़ी चीज़ें हैं जो जीआई हुई हैं, तो मुझे लगता है 1% थोड़ा हो सकता है कि उड़ीसा के जीआईज की लिस्ट आपके पेपर में दी जा सके, मतलब दी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में वांचो वुड एंड क्राफ्ट और आदि केकर, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीपीटीज ऑफ वही टेलीग्राम से, रवि अग्रवाल सर के ऑफिशियल वाले वेबसाइट से आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो वांचो वुड एंड क्राफ्ट, एथनिक वुड एंड क्राफ्ट है, इंटीग्रेटेड टू वांचो ट्राइब्स, पता नहीं भाई, है ना, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर कम्युनिटी लाइफ्स वगैरह से है। आदि केकिर, ये कोई जिंजर वैरायटी है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, इसको दिया गया जीआई। वेस्ट बंगाल में 3 है, तंगाइल साड़ी है, गरंट साड़ी है और कोरियल साड़ी है। आप देख लेना कुछ अलग अलग तरह के विविंग पैटर्न्स वगैरह हैं ये साड़ियाँ जो हैं। इसके अलावा गुजरात का है कच्ची खारिक, प्रोडक्ट ऑफ डेट पाम से बनाया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर है रामबन अनारदाना, ठीक है, रामबन अनारदाना। ध्रुनी, लोकली इसे ध्रुनी के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कुछ है। इंपॉर्टेंट फ्रूट ट्री ग्रोइंग वाइल्ड इन द हिली ट्रैक्ट्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये भी देख लेना, ठीक है, श्रीनगर भी मैं गया था किसी ज़माने में, जाता था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कभी इसके दर्शन नहीं हुए, खाने पीने को नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बढ़िया अनुभव दे सकता था। अब बात करते हैं एक्चुअल में जीआई होता क्या। देखो जीआई ये सब ना एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो आईपीआर्स के अपने नॉर्म्स हैं, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे चैप्टर की शुरुआत में, तो मैंने कहा था देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड ड्रेस है, पेटेंट है, उनमें से एक और आता है जिसका नाम है जीआई। जीआई मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई टैग के नाम से जानते हैं। देखो जीआई जो है वो कोई प्रोडक्ट किसी जगह के हिसाब से, चाहे वो वहाँ की एथनिसिटी के हिसाब से, वहाँ के टेस्ट के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से, अरोमा के हिसाब से, जो वहाँ का बड़ा पॉपुलर है, वहाँ के लोकल एरियाज़ का, और वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इन चीज़ों को एक जीआई दे दिया जाता है, ठीक है। और जीआई वगैरह जो प्रोविज़न है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ले लें, उसके अपने नाम्स होते हैं, उसके अपना पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें अगर वो फॉलो करते हैं तभी जाकर वो, है ना, आईपीआर के अंदर लाए जाते हैं, आईपीआर के एक सेक्शन के अंदर, जिसे हम जीआई कहते हैं। जीआई अगर देखें तो जीआई जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत लाया गया, अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो। और इसी के एक्ट के अंतर्गत भारत में जीआई का रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है। वैसे बताऊं तो WTO जो 1 जनवरी 1995 को लाया गया, जब ये 1 जनवरी 1995 को लाया गया तो WTO के कुल 3 डिफरेंट प्रोविजंस आए थे। स्टैटिक में मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसमें एक तो सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज था, दूसरा ट्रिम्स था, और तीसरा जो था वो था बच्चा ट्रिप्स, ठीक है, ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वही है जिसके अंदर सारे के सारे आईपीआर से जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो आईपीआर से जुड़े तो पेटेंट, ट्रेडमार्क सब कुछ आता है, तो ठीक है, इसी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्चुअल में WTO एग्रीमेंट के ट्रिप्स के अंदर लाया गया एक प्रोविज़न है, जो किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, बोला ना, वो प्रोडक्ट किसी लोकल जो है वो वहाँ का कोई अरोमा हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, इससे वो चीज़ पूरी दुनिया में जानी जाती है, ठीक है। तो उसी को आईपीआर के जीआई के अंदर रखा जाता है और उसका प्रोटेक्शन भी इसी के अंदर होता है।
या GI को लेकर जो नियम और कानून इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं वो WTO का ट्रिप्स ही बनाता है, ठीक है। और ट्रिप्स ही सारे के सारी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़े हुए सारे के सारे नियम कानून, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ट्रेड ड्रेस हो, या जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो, कुछ भी हो, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिप्स की है, ठीक है। मैंने बोला ना WTO, और WTO वैसे भी देखो आप इकोनॉमी में बात करते हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको लाने के पीछे कारण यही था कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड और कॉमर्स हो वो फेयर बना रहे, ईमानदारी के साथ चलता रहे, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि हम ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और ग्लोबलाइजेशन के युग में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कॉमर्स इकोनॉमी के सेक्टर में ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, अगर आईफोन इंडिया में आता है, बाहर की विदेश कंपनियां भारत में अगर अपनी कंपनियां लगाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी भी विदेशों में जाके कंपनियां लगाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो ठीक है, भारत भी ट्रिप्स को फॉलो करता है और भारत का एक IPR पॉलिसी है जो 2016 में लाई गई है, ठीक है। इंडिया का IPR पॉलिसी है 2016 में लाई गई है और 2016 जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक्चुअल में CIPM को दी गई है, ओके, CIPM को दी गई है। और CIPM वही है जो जो भारत का जो मेन डिपार्टमेंट है, DIPP या DPIIT कहते हैं, फिलहाल ये हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये हमारे IPR पॉलिसी के अंतर्गत जो हमने अपनी चीज़ों को अपनाया है वो WTO के ट्रिप्स को ही अपनाया है। यानी ये कह लो कि हमारे देश की जो अपनी IPR पॉलिसी जो नीति आई है उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय नियम में जो ट्रिप्स के जो नियम है उसी को हमने अपनाया है, ठीक है ना। तो हमारा नियम जो है वो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नियम को ही फॉलो करता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर थोड़ी सी आपसे बात करनी थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। बाकी ये लास्ट में फिर वही चलते चलते ये वो टेलीग्राम है जहाँ पर ये PDF अवेलेबल है। टॉपिक छोटा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अगर वगैरह भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी होना होता आज के टीचर्स को या सोशली आपसे जुड़ने के लिए। यूट्यूब्स पर आप आई हैं, इन वीडियोस को आप लगता है अगर मेरी क्लासेस प्रोडक्टिव होती हैं, सीधे काम की बात, नो बकवास, ठीक है। तो यहाँ पर आइए और वैसे भी ये यूट्यूब्स जो है वो मेरे अपने विद्यार्थियों के लिए होता है जो खासतौर से ठीक से सब्जेक्ट को पढ़कर जाते हैं, साइंस एंड एनवायरनमेंट को, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला है ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पे क्वेश्चंस कम से कम 30+ आ जाते हैं और ये ऐसा टॉपिक होता है जो बड़ा मिसिंग होता है। यहाँ तक कि पूरे कोचिंग ट्यूशंस वगैरह में टीचर भी बहुत श्योर नहीं होता, वो कह देता है कि लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ लेना, साइंस अटैक, तो फिर वो साइंस अटैक में स्टैटिक तो कुछ क्या होता है आप ही देखिएगा, ठीक है। तो ये 30+ क्वेश्चन आपको साइंस टेक और एनवायरनमेंट से आ जाते हैं। और हाँ, ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपको पूर्वांचल इस ऐप पे मिल जाते हैं, गूगल पे जाकर आप ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। या स्कैन है, जो स्कैन कोड आप देख रहे हैं इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह का इशू है कोर्स वगैरह को लेने में, तो यहाँ पर बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि साइंस टेक एक विषय है और इसे विषय की तरह ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो पूरी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ढंग से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको इंटरव्यू भी देना है और जब नॉलेज होगा तभी तो इंटरव्यूज़ में चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। और जो बच्चे सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमें PT ही निकालना है, और मैं आपको पहले बताऊं ये तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से होती है। और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को पता है, जो मैच्योर बच्चे उनको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड तरीके से होती है। आपको मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यूज़ तीनों चीज़ें साथ चाहिए। आप जो भी चीज़ें सुन रहे हैं उन्हें साथ साथ समझते भी रहिए। अगर इनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर आप क्या देंगे या इंटरव्यूज़ में आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनिए, ठीक है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ किसी टॉपिक को सिर्फ फैक्ट्स की तरह ना पढ़ा जाए, क्योंकि यूट्यूब्स पे तो चीज़ें अलग अलग फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये कोई SSC बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है, ये इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और ये वन लाइनर टाइप का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स भी UPSC का कोई फैक्चुअल नहीं आता। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ कर वो चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट इट। और ये डिफरेंट लिंक्स हैं, आपको मेरे से जुड़ना है तो उसके लिए ये वो किताबें हैं जो अवेलेबल हैं, जो विषय को मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे इन्हीं किताबों को मैं कवर करता हूँ। और जो लोग साइंस टेक एनवायरनमेंट हो, करंट अफेयर्स समझते हैं, उनको बिल्कुल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हैं? जब 40 पन्ने के नोट्स में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।